क्या पता आपकी कौन सी ऐसी बात सुनकर किस एक बच्चे के मन में कोई ऐसी आग लग जाए कि वो अपने जीवन को बदल दे, और मैंने ये होते देखा है। तो मेरे हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारा एक बेस रहा है, जिसने हमें ये बताया कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन हमको करनी कैसे चाहिए, क्योंकि पीएससी के बारे में कुछ पता नहीं था उस समय। कि क्या आपको लगता है कि विदाउट आंसर राइटिंग हम इस एग्जाम के बारे में सोच भी सकते हैं? आप इस तरीके से बताइए। जब तक कोई व्यक्ति आपकी पीठ पर हाथ रखकर ये ना कहे कि तू कर सकता है, तब तक ये जर्नी सर शायद सफल नहीं होगी। और सिविल सेवा, खासकर एमपीपीएससी यूपीएससी हो, ये कुछ किताबों को रटने का एग्जाम नहीं है, ये ओवरऑल पर्सनैलिटी का एग्जाम है। वो आपके अंदर पर्सनैलिटी होना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है प्रीलिम्स के लिए। 60 नंबर आपके आ रहे हैं पहले अटेम्प्ट में, सोच के बैठे 80 आ जाएंगे, 20 नंबर तो बढ़ाना भाई, एक एक नंबर का खेल। अगर 60 आ रहा है ना, 65 पे जाने में हवा टाइट हो जाएगी। 70 और मुश्किल है, 75 मुश्किल, 80 तो आएगा ही। हमेशा गलत वहीं से होता है जो हमको सबसे अच्छा याद होता है। आप प्रीलिम्स में बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो प्री प्लस मेन साथ में लेके चलें, कि अगर प्री का कोई और डायरेक्शन होता है, कुछ होता है, वो और थोड़ा सा आप बताइए। जिस दिन आपका लिस्ट में नाम होगा और जिस दिन पूरा मोहल्ला आपके घर में आया होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने कुछ तो कर दिखाया है। नमस्कार साथियों। जिज्ञासा रहती है कि आखिर कैसे एक एस्पिरेंट एक छोटे से गांव से निकलकर कभी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, कभी एडी एजुकेशन, कभी डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। जिज्ञासा ये रहती है कि उनकी यात्रा में वास्तविकता के अंदर कितने गतिरोध आए, क्या समस्याएं आई, क्या कभी वो डिमोटिवेट हुए, क्या कभी उनको ऐसा लगा कि उन्हें इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए, क्या कभी आपकी तरह उनको भी उनके घर वालों ने वापस बुलाने की बात कही। ये सारा दर्द, ये सारी परीक्षाएं उस दिन अंत हो जाती हैं जिस दिन पीडीएफ में नाम आ जाता है। लेकिन अक्सर जब आप पॉडकास्ट देखते हैं तो आपको उस पॉडकास्ट की जर्नी के अंतर्गत ये बताया जाता है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, लेकिन वो प्रक्रिया जिसके तहत वो यह मुकाम पा पाए, वो प्रक्रिया पूरी नहीं बताई जाती। हमारी इस जिज्ञासा सीरीज में आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं, उन सभी के अंतर्गत हम आपको ऐसे चुनिंदा सिलेक्टेड अधिकारियों, या मैं कहूं ऐसे चुनिंदा अभ्यर्थियों से मिलवाऊंगा जिन्होंने वास्तविकता में अपनी लीग से आगे बढ़कर सफलता को अर्जित किया है। और यह इस पूरे पॉडकास्ट की जर्नी में आपको वो सब सीखने को मिलेगा जो एमपीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सारी जर्नी अगर आप देख लेते हैं, हर व्यक्ति को यदि आप सुन लेते हैं, तो आपके मन में कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। आज मेरे साथ हैं आदित्य नागर सर। आप जानते हैं इनको, ये हमारे साथ में टीचर भी रहे हैं, हमारे मित्र भी, हमारे भाई भी हैं, और हमारी छोटी बहन अंशिता नागर जो भी एडी एजुकेशन हुई है। इन दोनों की यात्रा क्या रही, कैसे ये आगे बढ़े, ये सब आज आपको पता चलेगा। तो चलिए जुड़ते हैं इनकी यात्रा से। नमस्कार अंशिता। नमस्कार आदित्य। नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगता है जब अपने बीच से कोई निकलता है, आगे जाता है, लेकिन जब हम आगे निकल गए तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे पीछे जो कुछ लोग छूट गए हैं उन तक सारे सवालों के जवाब पहुंच जाएं। तो आज ईमानदारी से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी यात्रा रही, उसमें जो भी आपकी चुनौतियां रही, उनके ऊपर हम पूरी चर्चा करें और सवाल बाई सवाल हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। पहले मैं अंशिता आपसे शुरुआत करूंगा। आपने कब से तैयारी शुरू की और किस तरीके से आप आगे बढ़े, कहां से आप आए, ये बताएं। सर, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, देहरी बामन से बिलोंग करती हूँ और एक सामान्य परिवार से हूँ। सर, सिविल सर्विसेज में आने के लिए 11th क्लास में मैं थी और उस समय एक मेले का आयोजन किया गया था। वो जो मेला होता है वो एक माँ और बेटी का होता है और उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे उस मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर थे MB ओझा सर। उस समय वो आए हुए थे और उसी दौरान उस मेले का संचालन मैंने किया था और उनसे मेरी पर्सनल बात हुई थी सर से। और सर, उनका जो बात करने का तरीका था, जिस आधार पर वो लड़कियों से बात कर रहे थे, वहाँ के जो किसान परिवार थे उनसे बात करने का जो तरीका था, बहुत ज़्यादा सौम्य था। और सर, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जिस भी पोस्ट पे हैं, एक दिन मैं इस पोस्ट पे ज़रूर पहुँचूँगी। और सर, उस एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने दादाजी से और पापा से बात की, फिर उन्होंने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया और सर उसी दौरान मुझे पता चला कि इसमें एक पोस्ट होती है IPS ऑफिसर।
तो सर वहीं से मेरा एक सपना जाग गया था 11th क्लास से ही कि मुझे बनना है तो आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, उसके अलावा मेरा और कोई सपना नहीं था। फिर जैसे ही 12th पास की, उस समय पता नहीं था कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है, लेकिन जैसे ही पता चला तो मैंने कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड रहा है। और तैयारी के उस दौर में फाइनल ईयर मेरा था, और उस समय हम दोनों ने, भाई बहन दोनों ने, दिल्ली हम लोग गए। और सर 2016 की बात है, 2 जून 2016, उस दौरान हम दिल्ली गए। वहाँ हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन की। सर 3 साल हम लोग वहाँ रहे। पूरा हम लोगों ने आंसर राइटिंग पे फोकस किया, पूरा हम लोगों ने प्री पे फोकस किया, और मेन हमारा बस ये लक्ष्य था कि कैसे ना कैसे बस ये एग्ज़ाम पार करनी है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो क्योंकि उस समय 2019 फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, और सर उसमें क्योंकि तैयारी इतनी थी नहीं, मार्गदर्शन इतना हमें मिला नहीं था, तो 19 क्लियर नहीं हो पाया था। फिर 2020 में कोविड आ गया था तो घर आना पड़ा था, और उसी दौरान सर एक चुनौती ये आई थी कि मेरे नाना जी शांत हो गए थे। सर मेरे लिए सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक वही था, क्योंकि वो मेरे नाना जी नहीं, मेरे पापा ही थे, क्योंकि हमेशा मैं उन्हीं के साथ रही हूँ। तो और उन्हीं का सपना था सर कि मुझे वर्दी में देखना चाहते थे सर, एक सैल्यूट में उनको मारना चाहती थी हमेशा। तो सर जब वो हुआ उस दौरान ही मैंने यूपीएससी 2020 दिया, और उसमें मेरा सीसेट रुक गया था, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जबकि मेरे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो सर कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे बस ये लग गया था कि मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अब मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। और इसी कदम में हम दोनों भाई बहन ने ये तय किया कि हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और सर जब एमपीपीएससी यूट्यूब पे हमने पहला ही एमपीपीएससी जब वर्ड डाला और पहला ही वीडियो आपका देखा, सर आपने एक वीडियो मुझे आज भी याद है, रणनीति का एक वीडियो डाला हुआ था। सर जैसे ही उसको हम लोगों ने ओपन किया, मैंने भाई से बात की, तो हमने पूरा आपका रणनीति का वीडियो देखा और उसके आधार पर पूरा टाइम टेबल बनाया। फिर टाइम टेबल बनाने के बाद ये डिसाइड किया कि इंदौर चलते हैं, और इंदौर में हम लोग आए। यहाँ हमारा पूरा एक ग्रुप बना। सर ग्रुप में मैं नाम लेना चाहूँगी, आदित्य। तो सर मेरा एक ऐसा सपोर्ट रहा है कि अगर मैं अर्जुन हूँ तो आदित्य कृष्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये मेरा सपोर्ट इसके साथ हमेशा ही, इसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन सर हमारा जो ग्रुप था, जिसमें सर जो रक्षा एकेडमी के सर हैं, बलराम नागर सर, संदीप भैया हमारे साथ थे, रानी दीदी थी, प्रियंका मैम थी। तो ये सर हमारा ऐसा ग्रुप बन गया था। मतलब हम दोनों तो वहाँ फ्रेशर्स थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे कि इन्होंने जो हमें बताया कैसे प्रिपेयर करना है, एमपीपीएससी को कैसे देखना है। मतलब फैक्ट हमेशा हर कोई ये बोलता है कि एमपीपीएससी एक फैक्चुअल एग्ज़ाम है, लेकिन सर एमपीपीएससी में आके ये पता चला कि क्योंकि यूपीएससी में हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एमपीपीएससी में आके ये पता चला कि हमको फैक्ट भी स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। और पूरा हमारा ग्रुप जो बना था, मैं सबसे बड़ा योगदान तो मेरे ग्रुप को ही देना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज शायद मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। और सर और दूसरा जो योगदान है सर, मेरे माता पिता ने हमेशा ही कभी, क्योंकि सर जैसे ही हम लोग 21 पार करते हैं तो एक लड़की का आ ही जाता है कि शादी कब होने वाली है। सर हमेशा ही ये बोला था उन्होंने कि नहीं, तुझे हम बस सिर्फ ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं, हम तेरी शादी हमें करनी ही नहीं है, हम सिर्फ तुझे ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सर उनका सपोर्ट, मेरा छोटा भाई है सर, हमेशा ही वो मुझे सपोर्ट करता रहता था। आदित्य तो सर मेरे साथ ऐसा था कि उसका विश्वास ही मेरे लिए सब कुछ था। तो सर इस हिसाब से पूरी जर्नी रही है। और इसी दौरान सर पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एक पोस्ट थी स्पोर्ट्स ऑफिसर की, क्योंकि सर मैंने स्टेट वॉलीबॉल खेला हुआ है। तो सर इस दौरान मेरा वेटिंग क्लियर हुआ सर, वो एक सबसे बड़ा दिन था 22 नवंबर, जिस दिन मेरा वेटिंग क्लियर हुआ और मैं एज अ असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर सेलेक्ट हुई। और अभी चूँकि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ भोपाल में, तो सर वो भी एक मेरा बहुत बड़ा दिन था। लेकिन सर जिस दिन रिजल्ट आया 18 जनवरी का दिन था, और उस दिन सर ऑफिस से आई थी, भाई से मैंने बात ही की थी कि रिजल्ट कब लेके आने वाला है तू। तो भाई ने बस ये बोला कि मेरा बस चले तो मैं अभी ला दूँ। और सर 2 मिनट बाद इसका कॉल आ गया कि तेरा सिलेक्शन हो गया है। सर वो सबसे बड़ा मेरा दिन था, और मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी सर। रुकिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि एमपीपीएससी में
लगातार तैयारी करने वाले लोग जो 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज वही सिलेक्ट हो रहे हैं? या ऐसे लोग जो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं, वो बार-बार सिलेक्ट होते हैं? कोई तो मंत्र उनके पास में होता होगा ना? उसी मंत्र की खोज है जिज्ञासा। इस तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार लग के लगातार 1 साल की तैयारी। हम आपके लिए लेके आए हैं जिज्ञासा प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इंटरव्यू सिलेक्टेड मेंटर आपको सिखाएंगे सिनॉप्सिस बनाना, आंसर राइटिंग। हर महीने जहां पर आपके लिए होंगे टेस्ट, लेवल अप टेस्ट और मेंस जैसा टेस्ट, प्रॉपर तरीके से 0 से लेके 100 तक की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी जिज्ञासा के साथ में। तो अगर आप भी हमारे इन अधिकारियों की तरह ऐसे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को खुशी देना चाहते हैं, तो आज ही रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर हमारी टीम से संपर्क करें। ये जिज्ञासा बैच आपकी एमपीपीएससी की हर जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको सफलता की ओर ले जाने की गारंटी है। मिलते हैं उस ओर। जय हिंद। हमें ये देखना है कि आपने जो भी पिछले 2 मिनट में अपने बारे में बताया, और यहाँ भी आप देख चलिए कि डायरेक्टली, क्योंकि ऑडियंस यहाँ रहेगी पूरी प्रॉपर तरीके से। मुझे जो समझ में आया ये है कि पहले हम सपना बनाते हैं। आपने सपना बनाया कि आप जाएंगे, आप आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। आप दिल्ली गए, आपने कोशिश की, लेकिन कई बार सपने हम कुछ ऐसे बना लेते हैं कि उनके सामने चुनौतियां कुछ ज़्यादा बड़ी होती हैं, और उस समय समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपने सपने के पीछे तो भागे, लेकिन हर परिस्थिति का समाधान करते हुए जाए। आपने जैसे ही कहा कि सर बनना तो आईपीएस था, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि हमें परिवार भी देखना है, हमें अपने आप को भी देखना है, हमने अपने आप को स्विच किया हम एमपीपीएससी तक। यहाँ तक कि आपने बताया कि आपने पटवारी के माध्यम से स्पोर्ट्स ऑफिसर की भी जॉब ली। ये बताती है एक व्यक्ति का वह व्यक्तित्व जो अपने सपने के पीछे भाग तो रहा है। क्योंकि कई लोग क्या अपने अंदर बनाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं, और फिर वो कहते हैं कि मैं अपने सपने को पा नहीं पाया। हकीकत यह है कि सपने को पाने में चुनौतियां आएंगी, समय लगेगा, और उस समय को किस तरीके से, आपके साथ कुछ और चुनौतियां हो सकती हैं, दूसरे के साथ कोई और चुनौती हो सकती है, उसको हम कैसे निकालें और कैसे हम अपने सपने में नजदीक जाते आए। आज भी आप डीएसपी में वेटिंग लगभग 3 या 4 है शायद आपकी। ईश्वर ने चाहा वो भी आगे होगा, बाकी अभी बहुत लंबी उम्र है, बहुत आगे आप जाएंगे और लंबी बातें हम अभी करेंगे यहाँ पर। बट यही है कि आपने जो मुद्दे की बात बताई, आपका सपना है, उसके पीछे चलिए, लेकिन समझदारी से चलिए, अपना बैकअप प्लान बनाते हुए चलिए। दूसरा, परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप में से कोई इस पॉडकास्ट को कहीं अपने पेरेंट्स को दिखाएं, तो मैं सभी पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहूँगा, हालांकि मुझे लास्ट में बोलना था, लेकिन मैं अभी बोलना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए, अगर आपके बच्चे के पास सपने हैं, वो तब तक नहीं उड़ सकता जब तक कि आपका सपोर्ट नहीं है। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो आसमान को छू ना सके। इसी के साथ में आगे चलते हैं एक और हमारे भाई के साथ में, आरिद के साथ में। आरिद आज रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और भविष्य इनका जरूर ऐसा होगा कि आगे भी हम कई पॉडकास्ट करेंगे। छोटा सा अपनी जर्नी के बारे में आप भी बताओ। नमस्कार पहले तो, और सर बहुत बहुत धन्यवाद। 2010 में कलेक्टर साहब का दौरा हुआ गांव में। मैं एक किसान का बेटा हूं, माँ एक गृहिणी है, कुछ पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उस छोटे से गांव में कलेक्टर के दौरे ने ये बता दिया कि इस आदमी के पास पावर है, और वहीं से तय किया कि ये बनना है। पता नहीं था कौन सा रास्ता जाना है, कैसे जाना है। 2013 में इंदौर आए, प्रिपरेशन की। 2016 में फिर दोनों भाई बहन ने दिल्ली से प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा पहला अटेम्प्ट 2017 में हुआ, लगातार 4 अटेम्प्ट दिए, असफलता रही। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी रही कि पिताजी के पास वो स्थिति थी कि गहने गिरवी रख के भी पढ़ाया है, और कभी कभी तो अंशिता से भी उधार लिए। मतलब हम भाई बहन हैं, मौसी मौसी में, है ना, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अब 20 में वो स्थिति बनी कि पैसा तो था ही नहीं। पापा से बोल दिया कि पापा जो सपना देखा था उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन रुकूंगा नहीं। और इंदौर आया, और फिर उस जर्नी में एक ऐसा इंसान मेरी लाइफ में जुड़ा जिसने मुझे हर चीज़ दी। वो शख्स आपके सामने कैमरे के उस ओर बैठे हुए। 2020 में शायद सर सितंबर या अक्टूबर की बात है, पहली बार मैंने रक्षा एकेडमी पर एक वीडियो के थ्रू अपनी टीचिंग जर्नी स्टार्ट की, और वहाँ से आज तक 4 साल लगातार। पैसा भी बहुत दिया है ना, पैसा भी दिया, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, जो भरोसा चाहिए था। मैं आज भी, या पहली बार सर आपको एक बात बोलता हूँ कि आज के बाद मैं आपको आनंद सर नहीं बोलूँगा, मैं आपको आनंद भैया बोलूँगा। और सर ये बहुत अंदर से है। मतलब इस जर्नी में सर बहुत सारे लोग आए, और जैसा कि अंशिता ने बताया भी, एक ग्रुप था, बलराम सर, संदीप, प्रियंका दीदी, प्रिया दीदी, रानी दीदी, अंशिता तो सर हमेशा साथ में ही थे।
लेकिन उस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मुझे हर तरह से सपोर्ट करे, और वो सपोर्ट आपने किया। उसके बाद सर पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, 21 का मेंस भी लिखा, सिलेक्शन नहीं हुआ, 21 में फिर फॉरेस्ट में सिलेक्ट हो गए, 22 का इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट नहीं हुए, और जर्नी सर अभी कंटिन्यू है। बहुत जल्दी सर जैसा आपने बताया और पॉडकास्ट जरूर करेंगे सर, आज वादा है। छोटी सी जर्नी है, बस ये जानना बहुत एक्सप्रेस जरूरी नहीं कर है। सकते। नहीं, बिल्कुल होता है। और आज मेरा जो पर्सनल मानना रहता है वो ये है कि आप और हम कहीं ना कहीं विधाता की कोई मर्जी होती है, उससे मिलते हैं। और आज भी अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो इसीलिए करने जा रहे हैं कि क्या पता आपकी कौन सी ऐसी बात सुनकर किस एक बच्चे के मन में कोई ऐसी आग लग जाए कि वो अपने जीवन को बदल दे। और मैंने ये होते देखा है। पता नहीं कब कौन से वीडियो पे कहीं कौन सी बात किसको लगी और आज वो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, सफल हो रहे हैं। तो हमें भी अब कोशिश करना है कि हम आगे अब जो पॉडकास्ट में चलेंगे, क्योंकि मैंने इस पॉडकास्ट को एक बना के रखा है कि ना ये प्रमोशनल होगा ना ये इमोशनल होगा, ये केवल इन्फॉर्मेशनल होगा। इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अब सबसे पहले मुझे आप दोनों एक एक करके आराम से बोल सकते हैं, साथ में ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस या सिविल सेवा के एग्जाम की हम बात करें, यहां पर जब हम आते हैं सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? पाठ्यक्रम का, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस का, या एक रणनीति का? आप क्रमशः इनको बता सकते हैं और समझा सकते हैं, अगर बताना चाहे तो। आप दोनों में से कोई भी बताइए। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको उठाना चाहिए। देखिए कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, पूरा सिलेबस को डिकोड करना है। एक एक लाइन बाय लाइन जाइए, एक एक यूनिट देखिए, पेपर देखिए, कैसे पूरा एग्ज़ाम होता है वो देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारा एक बेस रहा है, जिसने हमें ये बताया कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन हमको करनी कैसे चाहिए, क्योंकि पीएससी के बारे में कुछ पता नहीं था उस समय। और सर तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो सिलेक्शन दे सकती है वो है रणनीति। अगर आपके पास रणनीति नहीं है, अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल बनाते तो सब हैं, लेकिन सर उसको फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। तो रणनीति बनाइए, उसको अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अप्लाई किया है तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी आपको सर बताएंगे कि कैसे क्या पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और सिलेबस को कैसे बताया है। सर मैं हमेशा क्लास में भी और यहाँ भी दो कुंजी है सफलता की, एक सिलेबस और एक प्रीवियस ईयर प्रश्न। दिशा कई सारी है उस सफलता तक पहुँचने की, लेकिन उस दिशा को बताने वाले ये दो की फैक्टर है, सिलेबस और पीवाई। ये आपको बता देते हैं कि पीएससी आपसे क्या चाहता है और आपको किस दिशा में जाना है। अब ये सब होने के बाद या आप सिलेबस और पीवाईक्यू की जब अच्छी समझ विकसित कर लेते हैं, तब सबसे ज़्यादा अहम जब इस जर्नी में मैं देखता हूं तो वो होता है आसपास के लोगों का सपोर्ट। जब तक कोई व्यक्ति आपकी पीठ पर हाथ रखकर ये ना कहे कि तू कर सकता है, तब तक ये जर्नी सर शायद सफल नहीं होगी। एक सेल्फ बिलीफ, खुद पर कॉन्फिडेंस और लगातार इस सफर में बने रहना बहुत कठिन होता है सर। जैसा मैंने बताया 2016 से प्रिपरेशन कर रहे थे, जब जब असफलता आती थी, लगभग 9-10 साल लगे इस सफलता तक आने में। जब भी असफलता आती थी तो लगता था कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। तब पिताजी का हाथ कंधे पर होता था और ये कहते थे कि मैं 30 साल से असफल हो रहा हूं, कभी मैंने निराश होना नहीं सीखा, तुम केवल 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट में असफल होने की बात करते हो। और इसी जगह अगर कोई व्यक्ति सर ये कह देता कि यार तूने बहुत पैसा बिगाड़ा है यार, तेरे लिए मैंने ये किया वो किया, तो सर शायद वो सफलता नहीं मिल पाती। तो फैमिली सपोर्ट और सारी चीजें, एक ग्रुप का होना, रणनीति सबसे ज्यादा जरूरी। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है और कितना छोड़ना है, ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो सर निश्चित तौर पर समय लग सकता है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। इसको थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जैसे आज मैं एमपीपीएससी के वर्तमान सिलेबस को देखता हूँ, 2024 का ही ले लें, इसके पहले का भी ले लें। मुझे जो लगता है, जो मेरा समझना है कि जब स्टूडेंट जब तैयारी करना शुरू करता है तो सबसे पहली गलती कहाँ पर होती है? सबसे पहली गलती होती है कि हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल वे में पढ़ने से ऐसा है कि हमने सिलेबस को देखा, लेकिन सिर्फ हमने समझाओ, कई बार तो सिलेबस भी नहीं देखते हैं, सिर्फ पढ़ने तैयारी करने जाते हैं। सिलेबस भी देखा तो हम लाइन लगा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि आखिर किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से
कितना महत्व का हमें मिल रहा है, किस में हमारा कितना समय जा रहा है। जैसे मैं ये मान के चलता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के पाठ्यक्रम में 480 नंबर का ऐसा पाठ्यक्रम है जिसको लगातार संस्थान हो तो संस्थान पढ़ाते हैं और लगातार अभ्यर्थी हो तो अभ्यर्थी पढ़ता है। और अगर 1500 से मैं बात करूं, बाकी का बचा हुआ जो 920 नंबर होता है, जो मैंने एक रणनीति में बताया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा और आगे भी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, वो 920 नंबर पर हम सिर्फ ऊपरी नजर डालते हैं। तो यहां से मुझे एक बात और आपसे कंफर्म चाहिए। मेरा जो मानना है, आप किसी एक विषय में परफेक्ट होकर इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 6 के 6 पेपर में, या मैं बात करूंगा आपके 40 यूनिट शुरुआती पेपर में है और 2 पेपर आपके अलग हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर अगर आपकी एवरेज कमांड होगी तो आप पेपर निकाल पाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी एक अप्रोच है जिसको मैं आपके थ्रू एक अप्रूवल चाहता हूं कि आप कैसे सोचते हैं और क्या आपने सिलेबस का डिवीजन इस तरीके से किया था या नहीं किया था। बिल्कुल सही सर, जैसा आपने बताया कुछ सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हर बच्चा लगभग अपने टोटल समय का 80% समय पढ़ने का इन्हीं सब्जेक्ट को देता है और नंबर है 480, जो कि पूरे सिलेबस का है 30%, टाइम दिया जा रहा है 80%। बाकी जो सब्जेक्ट हैं और विशेषकर सर 4th, 5th और 6th पेपर, जिन्हें पढ़ने में बामुश्किल 1.5 से 2 महीना लगेगा, उन्हें बच्चा छोड़कर बैठा है। और इतना छोड़कर बैठा है सर कि किसी बच्चे ने तो ऐसे आज तक लिखा ही नहीं है। उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पहले दिन ही जाकर बेस्ट लिख दूंगा, और नंबर आते हैं सर 20, 22, 23, 100 नंबर में से ऐसे में। तो निश्चित तौर पर सर अगर सफलता चाहिए या कम से कम आपको एक ऐसी पोस्ट पर जाना है जहां आप अपने आप को सेटिस्फाई रख सकें, तो जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी हो गया, उद्यमिता, ये सब्जेक्ट जो अच्छी खासी मार्किंग दे सकते हैं, 920 नंबर, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी। रुकिए जरा, ऐसा क्यों होता है कि एमपीपीएससी में लगातार तैयारी करने वाले लोग जो 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज वही सिलेक्ट हो रहे हैं? या ऐसे लोग जो एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं वो बार बार सिलेक्ट होते हैं? कोई तो मंत्र उनके पास में होता होगा ना। उसी मंत्र की खोज है जिज्ञासा। इस तैयारी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बार लग के लगातार 1 साल की तैयारी। हम आपके लिए लेके आए हैं जिज्ञासा प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इंटरव्यू सिलेक्टेड मेंटर आपको सिखाएंगे सिनॉप्सिस बनाना, आंसर राइटिंग, हर महीने जहां पर आपके लिए होंगे टेस्ट, लेवल अप टेस्ट और मेंस जैसा टेस्ट, प्रॉपर तरीके से 0 से लेके 100 तक की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी जिज्ञासा के साथ में। तो अगर आप भी हमारे इन अधिकारियों की तरह ऐसे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को खुशी देना चाहते हैं, तो आज ही रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर हमारी टीम से संपर्क करें। ये जिज्ञासा बैच आपकी एमपीपीएससी की हर जिज्ञासा को शांत करते हुए आपको सफलता की ओर ले जाने की गारंटी है। मिलते हैं उस ओर। जय हिंद। अब यहाँ पर अंशिता एक चीज आती है, अक्सर आपके पास भी, आप तो एकेडमी से जुड़े रहे हैं और लगातार बच्चे आपके टच में रहते हैं, हर बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि उसने जो लिखा है वो सही है या नहीं है। आंसर राइटिंग, आपके मन में भी जिज्ञासा आती होगी, आपको भी लगता होगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। इस चीज में हम कब कंफर्म हो पाते हैं कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है? या आंसर राइटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं और ज्यादा बढ़ाते हुए बात करूंगा, इसमें हम सेकंड टाइम में आएंगे। मैं यहां पे जो बात करना चाहूं शुरुआत में, कि क्या आपको लगता है कि विदाउट आंसर राइटिंग हम इस एग्जाम के बारे में सोच भी सकते हैं? आप इस तरीके से बताइए। सर इस पे तो मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। क्योंकि सर ये लाइन मेरे लिए एक ऐसी लाइन थी जिसने मुझे इस तरह मोटिवेट किया कि अगर मैंने आंसर राइटिंग लिखी है तो मेरी आंसर राइटिंग बेस्ट है, इससे अच्छी आंसर राइटिंग और किसी की हो ही नहीं सकती, चाहे वो टॉपर भी क्यों ना हो जाए। सर सिर्फ ये एक ही मेरा मोटिवेशन था कि अगर मैंने कुछ लिख दिया है मतलब वो मेरे लिए एक ऐसी, सर मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग को सुधारने की कोशिश की है, क्योंकि सर मेरा इंग्लिश मीडियम था और यूपीएससी इंग्लिश मीडियम से दिया है, एमपीपीएससी मैंने हिंदी मीडियम से दिया है, क्योंकि उस समय बुक्स नहीं हुआ करती थी और ट्रांसलेट कर करके हम लोग पूरा हमारा जो ग्रुप बना था, तो इनके साथ ही मैं जुड़ी हुई थी और एकदम सबसे अगर नीचे स्तर पर कोई थी तो मैं ही थी।
तो इनके साथ मिल के मैंने पूरा उसको ट्रांसलेट कर करके मैंने पढ़ाई की है। और उस दौरान ये था कि सब लोग बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करते थे और मैं इन लोगों से बस सीखती थी कि इस तरह से अगर आपको फ्लो चार्ट ऐड करना है तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर बस एक प्लस पॉइंट ये हो गया था कि राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी थी बस हिंदी की, तो वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट मेरा हो गया था। कैसे डायग्राम ऐड करने चाहिए, कहाँ कहाँ फ्लो चार्ट ऐड करने चाहिए। हमारा जो ग्रुप था सर उसमें सिर्फ आंसर राइटिंग पे हम लोग फोकस करते थे, क्योंकि एक मेन यही की फैक्टर है जो आपको रैंक दिलवा सकता है। और 10 क्वेश्चंस होते थे 5 मार्कर में, और 10 ही क्वेश्चन में हम लोगों का ये होता था कि कुछ ना कुछ बस इनोवेशन करना है। कहाँ पे डायग्राम डालने हैं, कहाँ पे फ्लो चार्ट डालना है। अगर इंट्रो लिखना है तो दूसरे आंसर का इंट्रो सेम नहीं होगा, उसका फिर कुछ इनोवेशन से हम लोग उसको करते थे। कहाँ अगर इकोनॉमी हम पढ़ते थे तो उसका एक फैक्ट, एक 2-3 पेजेस बना लिए थे, उसमें सारे फैक्ट ऑन लिखे हुए थे कि यहाँ पे फैक्ट डालना है, यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ें डालनी है। तो सर आंसर राइटिंग का मेन जो की फैक्टर होता है वो ये होता है कि अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है और अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने बॉडी अच्छी लिखी है चाहे कंक्लूजन थोड़ा बहुत ठीक नहीं हो, तो सर मैं मान के चल रही हूँ कि आपका लिस्ट में नाम तो ज़रूर होगा। और सर तीसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग करने के लिए शॉर्ट नोट्स मैं बहुत वही ज़रूरी है। आने वाला था जी मैं सर। वही आने वाला था सर क्योंकि सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो सर मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हमारा एक ग्रुप बना था, हम लोग 6-7 लोग थे और 6-7 लोगों के पास यूनिट्स हम लोग डिवाइड करते थे। एक एक यूनिट सबके पास होती थी, सभी लोग एक एक यूनिट को कवर करके आते थे विथ शॉर्ट नोट्स। और जो हमारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं उसमें सबकी अलग अलग राइटिंग है, क्योंकि हम लोगों ने पेजेस इकट्ठा कर करके, अगर पेपर 1 है, पेपर 1 की सर मैं मार्केट में बात करूँ तो 800 पेजेस का एक पेपर होता है। हमारा वो पूरा का पूरा कंपाइलेशन पेज केवल 200 था, क्योंकि सर ये जो जर्नी थी 6 पेपर्स होते हैं और 6 पेपर लगातार होते हैं। 10 बजे से लेके 1 बजे तक पेपर होता है। आपके पास अगर 1:30 बजे भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है, पास में ही सेंटर मिल गया, तो 1:30 बजे भी अगर घर पहुंच जाते हैं तो 2 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे। 2 बजे से अगर आप 12 बजे तक भी पढ़ते हैं या 11 बजे तक भी पढ़ते हैं तो आपके पास 10 घंटे हैं। 10 घंटे में 10 यूनिट पढ़ना और एक यूनिट को 1 घंटा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स को जैसे हिस्ट्री हो गया सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको 1 घंटा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे हमको असर आज भी पता है कि कहाँ कौन से पेजेस पे कौन सा फैक्ट लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों ने किया, और पूरा, क्योंकि 6 पेपर्स होते हैं, 6 पेपर्स के ही हम लोगों ने लगभग शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ऐसे के लिए हम लोगों ने कुछ लाइंस क्रिएट की हुई थी, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने साथ में ही कुछ कथन थे जो फेमस महात्मा गांधी के कथन, स्वामी विवेकानंद के कथन, इनको एक डायरी में नोट कर लिया था। एथिक्स वाला जो पोर्शन था, क्योंकि सर मेन पोर्शन ही एथिक्स है, एक ऐसा पोर्शन है जो स्कोर आपको लेके आ सकता है और शायद रैंक आपको दिलवा सकता है ऐसे, और एथिक्स, तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। और सर एक जो पेपर होता है 5th पेपर, जिसको हल्के में ले लिया जाता है, इसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने इस तरह से की थी कि इस बार जो पेपर आया था उसमें पूछा गया था कि यमक और रूपक में अंतर बताना था। सर होता क्या है कि एस्पिरेंट्स यमक साइड में लिख के, दूसरी तरफ रूपक लिख के, और फिर देन डिफरेंस बताना स्टार्ट कर देते हैं। सर हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम पहले विशेषताएं बताएंगे, फिर महत्व बताएंगे, मतलब लगभग अगर 3 लाइन का पूछा है तो सर उसमें 4 लाइन डालनी है, क्योंकि 3 घंटे का होता था, इस बार तो 2 घंटे का कर दिया है हिंदी, लेकिन 3 घंटे का होता था। 2 घंटे 1 घंटे आराम से सारे एस्पिरेंट्स करते थे, लेकिन हम प्रॉपर हिंदी को 2 घंटे देते थे और बहुत मोतियों की तरह उसको लिख के आते थे, क्योंकि ये स्कोर गेन करवा सकता है। तो सर आंसर राइटिंग एक ऐसा मुद्दा हमको लगता है कि अगर वो आपका बूस्ट है तो आप रैंक लेके आ सकते हैं। ओके। अभी जैसा आपने अंशिता सबसे बड़ी बात बताई कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आना ये बहुत बड़ा चैलेंज था, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग पहले मिले होते मैं आपको ये गलती कभी नहीं करने देता, और बाकी जो एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के हैं, आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप मीडियम चेंज करें। आपका जो मीडियम है आप उसमें बहुत नेचुरल रह पाते हैं, बहुत अच्छा होता है। खैर आपने उसके बावजूद ही कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। आदित्य आपका क्या है सिनॉप्सिस और नोट्स को लेके क्या है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जिज्ञासा जो है, हमारा एक पॉडकास्ट का नाम हमने रखा है, इसका जिज्ञासा प्रोग्राम भी हम लोग लेके आ रहे हैं, और इस जिज्ञासा प्रोग्राम में हम 8 से 9 महीने में
हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे, एक लिमिट में लोग रखेंगे अपने साथ में हम, और उनके साथ हम सिनॉप्सिस, आंसर राइटिंग और स्टडी तीनों को एक साथ लेके चलते हुए और साथ में फिर टेस्ट लगाते हुए उनकी इंप्रूवमेंट दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर हम किसी को, जैसे आपने कलेक्टर साहब को देखा कि कलेक्टर साहब को देख के मोटिवेशन आ गया, रेंजर साहब को देख के किसी को मोटिवेशन लगता है, एडी एजुकेशन साहब को देख के किसी को मोटिवेशन आ सकता है, लेकिन सिर्फ वो मोटिवेशन काम नहीं करता है। उस मोटिवेशन के अलावा वास्तविकता में कुछ तकनीकी होती हैं जो तकनीकें फॉलो करना बहुत जरूरी होती है, जिनमें से कुछ पे हमने अभी चर्चा कर ली। एक शॉर्ट में आप बताएं सिनॉप्सिस और आंसर राइटिंग को लेके आपका क्या अनुभव रहा है? सर सबसे पहले तो बिना सिनॉप्सिस के आपका दिमाग नहीं खुल सकता। मतलब ऐसा नहीं कि सिनॉप्सिस बनाना है तो बनाना ही है, कुछ भी लिख रहे हैं। आप पहले देखें कि प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं पीएससी में, और जो सिनॉप्सिस आपने बनाए हैं अपनी कॉपी में, क्या आप उन्हें ऐसा का ऐसा कॉपी में डाल सकते हैं? वरना बस सिनॉप्सिस बना रहे हैं और लगातार मेहनत करके लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने देखो इस यूनिट के सिनॉप्सिस बना लिए। कुछ ऐसी चीज़ों के सिनॉप्सिस बना लिए जिनका कभी भी पीएससी में प्रश्न पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। तब आप शायद गलत दिशा में चले जाएं। मेहनत बहुत ज़्यादा करें और परिणाम बहुत कम मिले। पहले आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी कि क्या सिनॉप्सिस बनाना है और क्या सिनॉप्सिस नहीं बनाना है। आप किन चीज़ों को एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं और किन को छोड़ सकते हैं। जैसे सर अभी आपने बताया और पहले भी हमारी डिस्कशन हुआ इस बारे में कि हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है, जिज्ञासा प्रोग्राम, जहाँ हम सिनॉप्सिस बनवाएंगे। अब बनवाएंगे का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको बस बना के दे देंगे और खुश रहो, है ना। तुम्हारा सिनॉप्सिस प्रिपेयर है, तुम्हारा तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। अगर केवल सिनॉप्सिस बनाने से सिलेक्शन होता तो पता नहीं सर बहुत सारे लोगों का हो जाता। सीधी बात ये, वो सिनॉप्सिस आपके दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए। जब आप उन सिनॉप्सिस को बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें उसमें होना चाहिए और क्या सच में ये सिनॉप्सिस मैं 10 घंटे में रिवाइज कर पाऊंगा। उन चीजों को कितना मगअप करना है, कैसे अपने अंदर उतारना है, वो सब एक रणनीति। हाँ, आंसर राइटिंग के साथ उसे जोड़ना, टीचर्स के साथ उसे डिस्कस करना, उस पर लगातार बहुत सारे आंसर्स लिखना, ये सारी चीजें आपके सिनॉप्सिस को एक ग्रंथ बना देते हैं सर, है ना। वो ग्रंथ जिससे पीएससी निकल जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज और मैं जो पूछना चाहता हूं यहाँ पर, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 साल हो गए तैयारी में, 2 साल हो गए तैयारी में, 3 साल हो गए तैयारी में, जो खासकर अभी नए नए आए हैं, पिछले 1-2 साल से जुड़े हुए हैं। बट उसमें मेरा ऑब्जर्वेशन जो रहा है वो ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि विगत 3 वर्षों में लगातार 5 से 6 परीक्षा होने की वजह से और 2 बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने की वजह से एक जो कंप्लीट स्टडी होती है, वो कंप्लीट स्टडी का समय अभी पूरा नहीं मिल पाया। और मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, कि आपको इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर निकालना है एग्जाम को, तो वो आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करके तो नहीं निकाल सकते। नोटिफिकेशन के पहले आपकी एक बार प्रिपरेशन पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिग्रेस 7 से 8 महीने या 9 महीने की आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो नहीं की है तो मुझे लगता है कि आपको, खासकर एमपीपीएससी जैसा एग्जाम अगर आप छोड़ दें तो भी गलत नहीं हो। मैं कड़वा इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि अगेन वही बात होता है, वीडियोस देख के लोग मोटिवेट बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो 8 से 9 महीने या 1 साल की रिग्रेस स्टडी, लगातार एक पाठ्यक्रम को कवर करना, ग्रेस्प करना, मगअप करना, जो आपने बोला, वो नहीं हो पाता। इसमें कितनी सच्चाई है? सर एक तो पहली जो आपका प्रश्न है कि लगातार एग्जाम आना, क्या ये नकारात्मक है? कुछ स्तर तक बोल सकते हैं, लेकिन सर इसके फायदे बहुत हैं। आपको लगातार उस प्रोसेस में बना के रखता है ये। जैसे सर 2026 का एग्जाम 1 साल बाद होगा। कई सारे बच्चे इस बीच में बहुत सारा भटकाव महसूस करेंगे, उनसे एग्जाम छूट जाएगा या कुछ भी होगा, उन्हें लगेगा कि एग्जाम तो 1 साल बाद है। ये पहले प्रोसेस नॉर्मल था कि 1 साल बाद ही होता था। अब 8-9 महीने जब आप बहुत प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, और फिर नोटिफिकेशन आता है, तब आपका होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट। जैसे अपन कहते हैं कि अब तो आने दो, अब तो मैं दिखा दूंगा। तो चाहे एग्जाम कंटिन्यू हो 1 साल में 3 या 1 साल में 1, आखिरी में निकालना तो व्यक्ति को ही है। और वो 8 से 9 महीने की कंटिन्यूस स्टडी जरूरी है। अगर वो रुकती, अंशिता जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने बताया कि पापा का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, आदित्य ग्रुप पूरा साथ में था।
फिर भी एक ह्यूमन बिहेवियर के नाते अकेले कभी ना कभी जब लिस्ट नहीं क्लियर हो रही होती है, सपना हमने बड़ा बनाया होता है, डिमोटिवेशन तो आता है, ऐसा नहीं होता है डिमोटिवेशन नहीं आता है। उस वक्त क्या ऐसी की रहती है कि आप खुद को अगेन पढ़ाई की तरफ ले जा पाते हैं? क्योंकि अक्सर बच्चों का एक ही चीज रहती है, सवाल मुझसे, सर डिमोटिवेशन आ रहा है। तो आपने क्या ऐसा किया कि आप कंटिन्यूस रह पाए और आज भी आप सफलता पाने के बाद भी अभी भी आप उत्साहित हैं कि सर ठीक है, अब एमपीपीएससी की यात्रा को यहीं रोकते हैं, अब यूपीएससी में अपने आप को आजमाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो ये सतत मोटिवेशन कैसे मिलता है? सर निश्चित तौर पर सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके जीवन में सफलता असफलता आती रहती है। और सर ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करती है और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई सिलेक्ट होगा तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा। सर बस ये बोलना चाहूँगी कि डीमोटिवेशन आता है कि बहुत सारी एग्ज़ाम हम लोगों ने दी है, बहुत सारी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए भी हैं। लेकिन सर एक सबसे बड़ा जो मोटिवेशन था वो माता पिता की आंखों में जो दिखता था कि तुझे बस ऑफिसर देखना चाहते हैं। और सर दूसरा जो मोटिवेशन मुझे मिला है कि मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी क्यों थी। मेरा जो मेन लक्ष्य था वो ये नहीं था कि मुझे कोई ऑफिसर बनना है या ऐसा। मेरा बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना ही है किसी भी कंडीशन में। बस मुझे कुछ ना कुछ सीढ़ियाँ चाहिए और वो सीढ़ियाँ मुझे पीएससी या और एग्ज़ाम्स के थ्रू मिली हैं। और सर जो असफलता होती है ये एक ऐसी कुंजी है जो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर दिलवाएगी। हर एक एस्पिरेंट्स के मन में ये आता है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो सर उसके लिए तो मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि निज़ाम में कुहन बदल डालूँ, मैं चाहती हूँ कि निज़ाम में कुहन बदल डालूँ, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो ये मेरे एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स, ये बात हम सब की है, 2-4-10 के बस की बात नहीं, 2-4-10 के बस की बात नहीं। तो सर ये लाइन मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है। और सर भाई का सपोर्ट मेरा इतना ज़्यादा रहा है कि कभी उसने मुझे डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया। मेरा एक छोटा भाई है, हमेशा ये दोनों मुझे बस ये बोलते थे कि तुझे बस ऑफिसर देखना है और हम दोनों भाई बहन एक गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। और सर वो आज ये मौका मिला है कि आपके समक्ष आए हैं, क्योंकि मैं रक्षा एकेडमी से 2021 में जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं रक्षा एकेडमी से जुड़ी थी, 2019 से मैं रक्षा एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ। और ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं पॉडकास्ट में आई हूँ, ये तो मैं सर से मैंने पर्सनली भी बात की थी, फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे तभी ये बात सर आपसे की थी। तो रक्षा एकेडमी ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। सर मेरे गुरु रहे हैं श्रीमान जितेंद्र सिंह राठौर सर। सर मैं एक ऐसी लड़की थी जो एक असेंबली में एक थोट बोलने से भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। और सर आज अगर मैं मंच पे संचालन भी कर रही हूँ या अगर आपके समक्ष कुछ बोल भी पा रही हूँ तो ये उन्हीं की देन है। और सर जब मैं आपसे मिली थी उस समय क्योंकि हम लोग जब रक्षा एकेडमी में मिले थे, आपने सर एक ही बात बोली थी कि अंशिता बस क्लास में जाने वाली थी और ऑनलाइन पूरा प्रोग्राम था, तो अंशिता बस कुछ भी हो, जो आपको पढ़ाना है वो आपको करके ही आना है। और सर उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इसी वजह से आज थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। अच्छा तो बोल पा रही हो। बहुत 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 धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो आपके लिए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ईश्वर की जो कृपा रही है वो आपके आसपास का जो माहौल रहा है उसने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत ज़्यादा सर। आदित्य, तुम भी हमेशा मुस्कुराते रहे हो, लेकिन मुस्कुराते के पीछे कहीं ना कहीं मैंने दूर से चेक किया कि कभी तुम हल्का फुल्का डिमोटिवेट नहीं बोलूंगा, एक हल्की सी हताशा आई, लेकिन हताशा से पार कैसे पाया? सर हताशा आना बहुत नॉर्मल है। फेल होने के बाद सर लगता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, जीवन में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। फिर एक लाइन है सर शिवमंगल सुमन साहब की, मेरी रूम में लगी हुई है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर मैं चला, जो मिला यह भी सही वह भी सही। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सर अटल बिहारी वाजपेयी इसको बहुत बार बोलते हैं। ओके। तो सर यही है सर मंत्र, एक लाइन। और सर फिर पीछे से मम्मी पापा, बड़ी दीदी, छोटे भाई बहन, और ये लगातार सर जब सपोर्ट मिलता रहता है। और सर फिर आप और कई सारे लोग हैं सर इस जर्नी में। मतलब अगर मैं एक पॉडकास्ट पूरा लोगों को धन्यवाद देने के लिए कहूँ ना सर तो कम पड़ेगा। मेरे फ्रेंड वगैरह सर, एक इकोनॉमिकल बहुत पिछड़ा व्यक्ति जब यहाँ पहुँचता है ना सर, तो हर व्यक्ति का हाथ होता है, इतने सारे लोगों का हाथ है।
मेरे दोस्त कुछ फ्रेंड तो ऐसे हैं जो केवल ये पूछते हैं बात करते टाइम कि बोल भाई पैसा चाहिए क्या। अब तो नहीं पूछते, पहले। और आकाश उसमें है, रईस है, नितेश है, बहुत सारे लोग हैं। तो सर ये जर्नी मतलब अकेली की तो नहीं है। अगर मेरा 20% है तो बाकी सबका 80%। और डिमोटिवेशन सर तब आता है जब व्यक्ति को सपोर्ट ना मिले। मुझे नहीं आया सर, ये रियलिटी है। डिमोटिवेशन तो नहीं आया, हताशा हुई। हताशा और डिमोटिवेशन में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। पता तो था कि सर एक दिन तो करूंगा, और हमेशा लोगों ने बोला भी यही कि तू करेगा भाई, रुकना तो नहीं। और होगा सर, आगे जाके और होगा। बिल्कुल, ये मैं उन सभी लोगों से एक मैसेज देना चाहता हूँ आप दोनों की बात सुनने के बाद में, कि अगर आपके आसपास कोई तैयारी कर रहा है ना, तो वो एक दिन का खेल नहीं है। आप उसका उपहास ना उड़ाएं। आप ये ना कहें कि तूने क्या कर लिया। ये यात्रा है, और इस यात्रा में चुनौतियां आती हैं, नकारात्मकता आती है। खासकर अगर भाई बहन है, अगर माता पिता हैं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, आप एक बात मान के चले कि जब आपके घर में एक गैजेटेड ऑफिसर पैदा होता है ना, बनता है, तो वो सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी नहीं बदलता, वो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की ज़िंदगी बदलता है। और सोचिए, जब 7 पीढ़ियों की ज़िंदगी बदलने वाली हो, तो ऐसे में चुनौतियां ना आए, ये आसान तो नहीं हो सकता। अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता, और हर कोई तभी नहीं कर पाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोई प्रभावित होता है एक एस्पिरेंट, वो अपनों से प्रभावित होता है। मेरी आप सभी अपनों से एक निवेदन है कि आप इन दोनों को सुनिए, और आप दोस्तों, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को सुनाइए जरूर इन दोनों को, कि अगर उनका सपोर्ट है तो आप भी विजय बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये यात्रा में कई बार अभ्यर्थी इस तरीके से आते हैं कि सर 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, और मैं कभी उनको ये जवाब नहीं दे पाता हूं कि 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 3 साल में होगा। क्योंकि मेरा जो अनुभव है, मुझे लगता है कि जिस दिन आप इस एग्जाम को समझ जाओगे, उस दिन ये एग्जाम हो जाएगा। लेकिन वो समझना आपको पड़ेगा। चाहे जिज्ञासा जैसा कोई प्रोग्राम हो, चाहे मेरी स्ट्रेटजी हो, आप जैसे साथी हो, सब कोई हो, वो तब तक काम नहीं आ सकते हैं जब इंडिविजुअल लेवल पर आपने उस एग्जाम को समझा नहीं है, उसके डिमांड को समझा नहीं है। और सिविल सेवा, खासकर एमपीपीएससी, यूपीएससी हो, ये कुछ किताबों को रटने का एग्जाम नहीं है। ये ओवरऑल पर्सनैलिटी का एग्जाम है। वो आपके अंदर पर्सनैलिटी होना चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर 100% आपसे सहमत। क्योंकि बहुत आसान है, आप कुछ किताबों को उठा के पढ़ लें, लेकिन किताबों को अपने अंदर समाहित कर पाना, अपने आप को इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर पाना। आप दोनों लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि आपको अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट में 2nd हाईएस्ट इंटरव्यू में नंबर मिले हैं, वो भी ऐसे बोर्ड से मिले हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन ऐसे बोर्ड से मिले हैं जिस बोर्ड से लोग आज खौफ खा रहे हैं। आपको भी 138 नंबर इंटरव्यू मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये बोलें कि व्यक्ति इंटरव्यू के लिए पहले से कैसे अपने आप को प्रिपेयर रख सकता है, उसके लिए आप क्या एक टिप देना चाहेंगे? क्योंकि हमने बात कर ली, मेंस की बात की हमने, अब मैं इंटरव्यू करूंगा, फिर थोड़ा मैं प्री पे आऊंगा और हम लोग इसको एंड करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए अपने आप को कैसे, क्योंकि मुझे लगता है आपको जब एक दिन वहां जाना है तो वाई नॉट टुडे, आज हम क्यों नहीं अपने आप को उस तक इंप्रूव करें, ताकि, क्योंकि 20-30 दिनों में आपके 20-30 साल नहीं बदले जाते। तो आप किस तरीके से कहोगे कि ये प्रैक्टिस आप करते रहो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो दिन आएगा। और दूसरा, वो मैनिफेस्टेशन भी तो होता है। आप अगर खुद को मैनिफेस्ट करते हैं इंटरव्यू रूम में, कभी ना कभी आप पहुंच जाओगे। क्या करें इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा, और इंटरव्यू एक अच्छा कैसे जा सकता है, आप दोनों बताएं। वो जो शुरुआत कर रहे हैं, या भविष्य में जो 2023 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो लोग इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखें? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब से स्टार्ट किया था 2017 से, हम लोग रूम में भी बैठे हुए बस ये सोचते रहते थे कि इंटरव्यू में जाएंगे तो स्टार्ट कैसे करेंगे। सर उस दौरान से ही 2017 से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। और सर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका मैं बोलना चाहूँगी कि रक्षा, दुर्गेश, प्राची, ये लोग सर ये मुझे बस ये बोलते थे कि तू बस बोल, तेरा जो झिझक है वो हमारे सामने अगर ख़त्म नहीं करेगी तो तू बोर्ड में जाके बोलेगी क्या। और सर वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला है कि मुझे बस अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मेरे पास ये 15 मिनट है, अगर मैंने अपने आप को इन 15 मिनट में रिप्रेजेंट नहीं किया तो शायद ज़िंदगी भर बस मैं ये पछताऊँगी कि काश मैं वहाँ कर देती तो नहीं हो पाता। सर जब सिलेक्शन हुआ 2022 में इंटरव्यू के लिए, और जुलाई में ये पता चला था कि इंटरव्यू होना है, और जहाँ मैं थी वहाँ से मैं मेडिकल लगा के आई थी, और हम लोग इंदौर में आए थे प्रिपरेशन के लिए कि इंटरव्यू के साथ में प्रिपरेशन करना है, साथ में ही दोनों का सिलेक्शन हुआ था।
तो सर उस समय, क्योंकि आपसे तो हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन सर उस समय इंटरव्यू के दौरान आपका एक ग्रुप बना, और सर मेन जो ग्रुप का फोकस था, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बने हुए थे, ऐसा नहीं है कि ग्रुप नहीं थे, बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन सर वो 10 बजे का वेट होता था, 1 घंटे का वेट होता था कि ये 1 घंटा जब हमको मिलेगा तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हमको कभी आज तक पता ही नहीं चली हैं। पूरी प्रिपरेशन में हमको ये बातें पता नहीं चली है कि कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है। आपको इंट्रो, हमारा इंट्रो जो आपने हमें बताया कि इस तरह से इंट्रो देना है, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपके स्कूल लेवल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने की है उसको भी डाल लो। जैसे आप मेरी आपसे सर पर्सनल बात हुई थी कि सर मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला है, तो मैं उसको मेंशन करूं या ना करूं, तो वो ऐसा तो नहीं लग जाएगा कि मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, ऐसा थोड़ा सा बात हुई थी। तो सर आपने बोला था कि वो आपको जानते नहीं हैं, वो ये जानते हैं कि आपको 15 मिनट में खुद को रिप्रेजेंट करना है। और सर उसने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, साथ में बात करते थे, साथ में बहुत सारी, सर एक मॉक इंटरव्यू मेरा आपसे ऐसा भी हुआ था जो अच्छा नहीं हुआ था, मुझे पता है। तो आपने मुझे उस समय बोला था कि अंशिता तुमसे उम्मीदें बहुत हैं, और सर वो लाइन बस मैं भाई से जब बोलती, मुझे सर रोना आ गया था कि मैं सर की उम्मीद पे उस टाइम खरा नहीं उतर पाई। लेकिन अब देखना भाई, तो अगर मेरा जब इंटरव्यू होगा कमीशन में, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊँगी। और सर ये आपका ही आशीर्वाद है कि मतलब मुझे ठीक ठाक नंबर मिल गए हैं। तो सर इंटरव्यू एक ऐसी जर्नी है जो कहीं ना कहीं आपको रैंक दिलवाएगी। मेंस में आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन एक प्रशासक अगर आपको बनना है, क्योंकि आपको गांव वालों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपको हर एक उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ऑफिसर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप उनसे बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनके सामने अपने आप को अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि आप प्रशासक तो बन गए हैं, लेकिन जो आपको बनना चाहिए था, जिसके लिए आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी हो गई है। सर इंटरव्यू एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, बहुत बड़ी जर्नी होती है। सर। आदित्य, आप क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में? पहले दिन से खुद को ऑफिसर समझना स्टार्ट कर दो। जिस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट की, सबसे बोलना है, सबसे बातें करना है, जो अपने आसपास घटित हो रहा है उस सबको ऑब्जर्व करना है, और सारा जाके उस आधे घंटे 15 मिनट में उड़ेल देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप व्यू पॉइंट डेवलप नहीं कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम की आपने बात की, अपना जो रात में 10 बजे इंटरव्यू वाला प्रोग्राम होता था, उसमें मेरी कोशिश यही होती थी कि आपके जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो पॉलिटिकली कहीं इंक्लाइन तो नहीं है किसी साइड में, कहीं आप किसी तरीके से धर्म की तरफ कहीं तो नहीं जा रहे हैं। और सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर आप एक ऑफिसर होते और फिर आपसे वो सवाल पूछा जाता, उसके बाद आप वो जवाब देते, तो क्या वो शोभा देता या नहीं देता, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। हमें ये समझना है कि इस यात्रा में अगर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की बात करें, ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, इनको हमें साथ लेके चलना। एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, प्रीलिम्स की चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती आती है। और आप लोग तो लगभग वो हो कि लगातार प्रीलिम्स निकालने वाले लोगों में से रहे हो, लगातार मेंस दिए हैं, ठीक है। और मैं आदित्य का बता दूं आप लोगों को, आदित्य ने 2022 में केवल 2 पोस्ट या 3 पोस्ट ही भरी थी, ठीक है, बाकी पोस्ट छोड़ दिए थे क्योंकि आप ऑलरेडी रेंजर सेलेक्टेड थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। खैर, आप जिस पोस्ट में हैं वो भी बहुत शानदार पोस्ट है, और अभी आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, और जब भी आपका एमपी में आ जाएगी पोस्टिंग, हम जरूर वहां पर उस राष्ट्रीय पार्क में घूमने जरूर आएंगे। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। तो प्रीलिम्स को लेके बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। और चूंकि अब ये पॉडकास्ट जो है हम लोग 16 फरवरी के बाद ही रिलीज करेंगे, प्रीलिम्स के बाद रिलीज करेंगे, आप प्रीलिम्स में बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो प्री प्लस मेन साथ में लेके चलें, कि अगर प्री का कोई और डायरेक्शन होता है, कुछ होता है, वो और थोड़ा सा आप बताइए। दोनों लोग एक-एक कर बताना। आदित्य, शुरुआत आप करिए इस बार। सर सबसे पहले तो प्री मेंस अलग अलग नहीं होता। जिन लोगों का मेंस अच्छा है उनका ही प्रीलिम्स निकलेगा। और प्रीलिम्स वो 2 घंटे तय करते हैं कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है, तो फिर वैसे ही प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं टेस्ट लगाओ। टेस्ट में ये मत देखो कि क्या छूट रहा है या क्या नहीं बन रहा है, पहले पीएससी से चेक करो कि क्या सच में ऐसे प्रश्न बनते हैं, फिर देखो कि हाँ ये प्रश्न बन सकता है और ये गलत हुआ है, अपने आप को सुधारो, लगातार इंप्रूव करते रहो। नंबर नहीं देखना है। पीएससी का नंबर और टेस्ट सीरीज का नंबर अलग अलग है, और एक टाइम आएगा कि हाँ प्री में तो ये हो जाएगा कि 85-90 स्कोर होता है। हाँ, यहाँ स्पेशल सर थैंक यू मतलब है बलराम सर को,
मेरा जब भी प्रीलिम्स निकला है केवल बलराम सर की वजह से। बहुत बहुत इंटेंसिव मेहनत करनी पड़ती है प्रीलिम्स के लिए। 60 नंबर आपके आ रहे हैं पहले अटेम्प्ट में, सोच के बैठे 80 आ जाएंगे, 20 नंबर तो बढ़ाना है भाई, एक एक नंबर का खेल है। अगर 60 आ रहा है ना, 65 पे जाने में हवा टाइट हो जाएगी। 70 और मुश्किल है, 75 मुश्किल है, 80 तो आएगा ही नहीं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कम से कम 8 से 10 रिवीजन, मेंस पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि मेंस आपके डायमेंशन खोलता है। जब लिखते हैं तो चीजें और सुधरती है। तो प्रैक्टिस करो, बहुत मेहनत करो, प्रीलिम्स आसान है अगर मेहनत की तो। अगर मेहनत की, जैसे मैं अभी की बात करूं कि अगर 16 फरवरी के बाद स्टिल कोई एमपीपीएससी में रहना चाहता है, मैं तो यही बोलूंगा अगर आप एमपीएससी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 8 से 9 महीने जो आपके पास में, आप इसमें रेगुलर स्टडी करो, प्रॉपर तरीके से अपने मेंस को प्री के साथ में कवर करते चलो, तो आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने फिर वही सोचा कि नोटिफिकेशन आएगा, हम 2 महीने में पढ़ेंगे, हम निकाल लेंगे, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चों से हम लोग कह दें कि आप प्लीज अपना समय व्यस्त ना करें, अपने माँ बाप के सपनों को व्यर्थ ना करें, क्योंकि आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो, फैमिली के साथ धोखा कर रहे हो। एग्जाम के पहले की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपकी यात्रा कैसी रही अंशिता? सर सबसे ज़्यादा अगर मुझे इस यात्रा में डर लगता था तो वो प्रीलिम्स से लगता था, क्योंकि बहुत बार प्रीलिम्स फेल हुआ है। और सर जब मैं इंदौर आई थी तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले थे, बलराम नागर सर, मैं बोलना चाहूँगी, भैया है हमारे। तो सर हम लोग प्री में बस पढ़ते थे, लेकिन एक प्रॉपर जो स्ट्रेटजी होती है, किस तरह से आप एक प्री के लिए क्वेश्चंस देखते हैं, किस आधार पे आपको पीवाईक्यू देखने हैं, इनको बताने का जो उनका तरीका था, किस आधार पर करंट अफेयर्स देखने हैं। 10 की 10 यूनिट्स के हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड्स बुक्स ली हुई थी, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, मॉडर्न इंडिया के लिए। तो इस तरह से जो कुछ कॉमन बुक्स होती हैं स्टैंडर्ड्स, इनको हम लोगों ने घोल लिया था। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग नहीं छोड़ते थे। लेकिन सबसे मेन जो फोकस था वो एमपी का था। एमपी एक ऐसा पोर्शन है जो आपको 60 मार्क तो ऐसा है कि इसमें से आ ही जाएंगे। एमपी एक ऐसा पोर्शन हो जाता है। सर मेन हमारा जो स्ट्रेटजी थी सभी लोगों की, 10 की 10 यूनिट्स को तो देखना ही है, साथ में जैसे अगर अभी क्योंकि यूनिट 10 जुड़ा हुआ है ट्राइब वाला पोर्शन, तो जैसे पहला ही चैप्टर है, किसी भी बुक से आप पढ़ना है, कोई भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, किसी भी बुक से अगर आपको पढ़ना है तो पहला चैप्टर लीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर ही संविधान का है, संवैधानिक उपबंध उसमें बताए गए हैं। तो पहले एक काम कीजिए कि पूरी की पूरी बुक को अपनी नज़रों के सामने से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ हमने बुक पढ़ ली है। बुक पढ़ने के बाद दूसरी जब आप रीडिंग करोगे तो दूसरी रीडिंग में आपको ये डिसाइड करना है कि अब मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने कहाँ कहाँ भूल रहे हैं, फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि आपने इतना सारा प्री पढ़ा में भी हुआ है। अपने पास में कुछ नोट्स बनाने की बात जी, कर रहे हैं कि जी, आपके सर। कुछ पेजेस के नोट्स आपके पास होने चाहिए प्रीलिम्स में भी, जी, आप जी, ये सर, कह रहे हैं। हाँ। वेरी गुड। तो उसमें आप बस ये देखिए कि जैसे संवैधानिक उपबंध है, या मान लो आप कोई से ट्राइब, भील ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ भूल रहे हैं, केवल उन कुछ चीज़ों को लिख लो। अगर मान लो भील ट्राइब 15 पेजेस में दी हुई है तो उसको एक पेज में कंपाइल करो। लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आपको एक एक चीज़ याद होगी, क्योंकि सर हमेशा गलत वहीं से होता है जो हमको सबसे अच्छा याद होता है। तो ये हमारा फोकस बस ये था कि जो सबसे बेस्ट है उसमें हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अगर उसमें गलत हुआ तो मतलब हम लोग कंपटीशन से बाहर हैं। और कई बार ये भी हुआ है कि हम लोग बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक भी कर देते थे। जैसे मुझसे जो मिस्टेक हुई थी, 2024 का पेपर था, उसमें प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया था, सबसे अच्छा वही आता था और उसमें मैं गलत करके आ गई थी उसको। तो और सर ये होता है कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है, आप पेपर बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन सर मॉक जब पेपर देते हैं तो इसमें ये होता है कि 100 क्वेश्चंस लगाए हैं और एनालिसिस हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस का करते हैं जो हमारे गलत हुए हैं, उन क्वेश्चंस का करते ही नहीं है जो तुक्के से सही हुए हैं। तो Very सर good. वो कुछ जो 6-7 क्वेश्चन है जो तुक्के से सही हुए हैं, अगर आप उनका एनालिसिस करोगे तो सर मेन की फैक्टर वही है जो आपका 4 से 5 नंबर बढ़ा सकता है। और सर प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है वो ये हमारी थी कि एक साइंटिफिक तरीका था कि 3 बार किसी भी पेपर को कंप्लीट करना है। अगर पेपर आपके सामने आया है, 100 क्वेश्चंस आए हैं, तो 100 क्वेश्चंस को एक नज़र में देखिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लगभग 50 में मान के चल रही हूँ, जो आपको 100% आते हैं,
उनको आप OMR शीट पे भर लीजिए, क्योंकि सर आधे बच्चे ये सोचते हैं कि हम आधे घंटे में पूरा OMR भर लेंगे, पहले लगा लेते हैं सब कुछ। तो सर मैं मान के चल रही हूँ कि पहले आप पूरे 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपको ऐसे आते होंगे जो आपको 100% आते होंगे, पहले आप वो लगा लीजिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग जब आप करोगे तो आपने वहीं पे देखा होगा कि 50 क्वेश्चंस मतलब 50-50 कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन था। तो आप अब उनको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, उसमें थोड़ी सी एलिमिनेशन मेथड लगाइए, और उसको करने के बाद फिर आप थर्ड रीडिंग जो करेंगे उसमें उन क्वेश्चंस को करना है जो ऐसे हैं जिनमें 100% कुछ आता ही नहीं है, जिसमें जय श्री राम बोलना है, जय श्री राम बोलना है। लेकिन जय श्री राम भी आप ऐसे बोलिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में आ ही जाता है कि ये पढ़ा होगा, और उसको बस वहां से कीजिए। तो सर ये साइंटिफिक तरीका है जिससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस बड़े हैं हमेशा प्रीलिम्स में, और ये हमको बलराम भैया ने बताया कि इस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको। तो सर प्रीलिम्स का एक ऐसा एरिया है कि मेंस आपने कितनी भी पढ़ ली लेकिन प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो मेंस और इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल सही बात है। जी जी सर, वो वही बात है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे जो अपने सवाल हैं उनको लिए, लेकिन लास्ट जो अपना बिल्कुल हम अंत पे चल रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट के, MPPSC में पोस्ट नहीं आ रही हैं, 87-13 रुका हुआ है, अखबारों में, टेलीग्राम्स में हर जगह नकारात्मकता है। ये सब बातें तो आपके सामने भी आती थी, आज भी आ रही हैं। कितना प्रभाव पड़ता है इन बातों का, और क्या इनका प्रभाव पड़ना चाहिए? सर एक स्तर तक तो पड़ता है, लेकिन सर सिलेक्ट होने के बाद एक चीज समझ आ गई, आप कौन से अटेम्प्ट में बने हैं, कितनी पोस्ट में बने हैं, कौन सी आपकी रैंक रही, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। आप रेंजर हैं तो रेंजर हैं, और आप एडी है तो एडी हैं। तो ले देके सर 158 पोस्ट भी कम नहीं होती अगर अच्छी प्रिपरेशन की है तो। और सबसे बड़ी बात है सर 158 आगे तो 300 आएगी, 500 कभी तो आएगी। ये प्रिपरेशन में अगर आप प्रीलिम्स पास कर लोगे, एक बार मेंस लिख लोगे, एक बार अगर इंटरव्यू में पहुंच गए तो कुछ तो आइडिया होगा, वो आगे जाकर काम आएगा। वो कहते हैं ना सर कि कभी हम हारते नहीं हैं, हम हर बार सीखते हैं। तो सीखने के लिए तैयारी करो, ये मोटिवेशन रहना चाहिए। क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम को, अंशिता, इतना जो समय हो चुका है इसमें, इस एग्ज़ाम को लेके एक ऐसी नकारात्मकता मन में आ गई है। मैं मानता हूँ वो मतलब सही भी है, क्योंकि बहुत सालों तक आप इंतजार करें, ये सारी समस्याएं रहीं। लेकिन उसके बीच में भी मैंने एक चीज़ देखा है, मैं इतने सालों रिजल्ट देख रहा हूँ कि सेम लोग रिपीटेडली सेलेक्ट हो रहे हैं। कभी वो प्रीम से निकले तो मेंस में 2 मेंस, फिर उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की, फिर वो इंटरव्यू, फिर 2 इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, इस तरीके से हो रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आया, वो इतना समझ में आया कि रेगुलरिटी का बहुत बड़ा एक रोल है इसमें। रेगुलरिटी और इम्प्रूवमेंट, ये 2 की फैक्टर मुझे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं दोनों के बारे में आप थोड़ा सा बोल रहे हैं, और उसके बाद अपन अंत करते हैं। सर मैं तो बस एक ही लाइन में आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे क्या रेगुलरिटी कैसे है कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहते छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी अधीत पूर्व की आग राम के शर से। तो हम भी बहुत इंतजार कर चुके हैं और बहुत चुप बैठ चुके हैं, लेकिन अब ये आपके पास मौका है कि जितनी भी रेगुलरिटी आपको, जितना रिवीजन आपको करना है, बस वो रिवीजन कीजिए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने साल लिए हैं, ये देखा जाएगा कि आप किस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो सर बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप रेगुलर हैं, अगर आपने पूरा रिवीजन किया हुआ है, चाहे प्री का करें चाहे मेंस का करें, इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, जिस दिन आपका लिस्ट में नाम होगा और जिस दिन पूरा मोहल्ला आपके घर में आया होगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ हमने कुछ तो कर दिखाया है। तो सर बस इतना ही बोलना चाहूँगा। आदित्य, रेगुलरिटी एंड इम्प्रूवमेंट। सर रेगुलरिटी तो बना के रखनी पड़ेगी, छोड़ तो नहीं सकते सर। जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन ये सोच के ही किया था कि पहुंचना तो है, छोड़ भी दोगे तो क्या ही हासिल होगा। 3 साल शायद बर्बाद, 4 साल बर्बाद, 2 साल या 1 साल में भी छोड़ के चले गए तो बर्बाद ही है। तो जब आ ही गए हो तो करके ही जाएंगे। चलिए, तो इसी सबके साथ में से नोट पे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो जिज्ञासा हमारा एक प्रयास है, इस प्रयास के अंतर्गत मुझे लगता है कि आप दोनों की बातों को सुनकर कई ऐसे सवाल होंगे जो प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड आपके सॉल्व हुए होंगे। इसके अलावा अन्य कई हमारे साथियों के पॉडकास्ट आ चुके होंगे या आएंगे आपके सामने, आप उनको देखिए, समझिए। और मैं अपने इस जिज्ञासा प्रोग्राम के अंतर्गत आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि जो भी साथी हमारे साथ रहेंगे, जानेंगे, उनके मन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड
कोई भी सवाल हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे सिनॉप्सिस मेकिंग हो, चाहे अपने आप इंप्रूवमेंट करना हो, वो सब पूरा रहेगा। आदित्य, अंशिता जैसे मार्गदर्शक आपके साथ में रहेंगे। अगर आप इन सारी नकारात्मकताओं के बाद में भी अगला 1 साल पीएससी को दें, तो इस बात का ध्यान दें कि वो बहुत ही लगन के साथ दें। जो मेहनत आपने नोटिफिकेशन के बाद की है, अगर वो मेहनत आप लगातार 8 से 9 महीने कर लोगे, आपको सफलता मिल जाएगी। उम्मीद है हमारे सेशन से आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और आगे जितने भी सेशन है सबको देखिए। हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी की अपनी समझ है, लेकिन ये जो 8-10 पॉडकास्ट आपके सामने आएंगे, इसके बाद पीएससी से रिलेटेड कोई सवाल आपके सामने नहीं बचेगा। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार सर।